नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का। आप कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, नीट एग्ज़ाम, जेईई एग्ज़ाम, 12th बोर्ड, हर एक एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी भी बताऊँगा, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवाऊँगा और ऐसा आपको बताऊँगा कि आपको कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आपको आधा बता दिया और उसके बाद बोलूँगा कि आधा कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे अपन हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। आपसे किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आराम से बन जाए, इस तरीके का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना कि मेरे को ये वाला PDF चाहिए, तो मैं उसको भेज दूंगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, एकदम चिंटू मिंटू टॉपिक से अपन चालू करते हैं, जिस तरीके से फ्लो दिया होता है हमारी बुक्स में। ठीक है, अपन एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल भी मैं आपको हर एक टाइप का प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिखी, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये असलियत में मेरे नोट्स नहीं, ये एक स्टूडेंट के नोट्स है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको एक एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। नोट से एक बार रिवीजन कर लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड और जब भी एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो सीधा एक एक एग्जांपल अपने दिमाग में याद कर लेना। क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलने का मतलब जैसे आयरन हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और एमॉर्फस सॉलिड मतलब सूडो सॉलिड बोल सकते हो। सर, सूडो सॉलिड का मतलब कोई भी ऐसा जो कि सॉलिड के जैसा काम करता है। जैसे बोल देते हैं प्लास्टिक, रबर, ठीक है, प्लास्टिक बोल दो, रबर बोल दो। ठीक है, ये सारे क्या है, सूडो सॉलिड है। तो ये क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। तब यहाँ पे देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं रेगुलर मैनर में। ठीक है भाई, आयरन में होते हैं, ये अपने को पता है, यहाँ पे नहीं होते हैं, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद फिर डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, यहाँ पे अच्छा खासा शेप होता है, ये आपको पता है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप डेफिनाइट नहीं होता है, किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं। अगला पॉइंट, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपका जो सॉलिड बना है वो एक डेफिनाइट पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, और डेफिनाइट पैटर्न बोलने का मतलब हर कुछ देरी में एक पैटर्न मेरा रिपीट करेगा। ठीक है, हर कुछ देरी में पैटर्न रिपीट करेगा। यहाँ पे कोई पैटर्न इस तरीके का रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए, मतलब एक लंबे रेंज के लिए आपके पैटर्न क्या होंगे, सेम होंगे, फिर एक अगले लंबे रेंज के लिए पैटर्न सेम होंगे। इस चीज को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और यहाँ पे कोई इस तरीके का डेफिनाइट पैटर्न नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। बोलेंगे मतलब एकदम फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक रेंज होता है जहाँ पे हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाए या फिर लिक्विफाई हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट। एन आइसोट्रोपिक होता है ये। एन आइसोट्रोपिक का मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी, अलग अलग डायरेक्शन में। अलग डायरेक्शन से देखोगे तो अलग फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लास्ट यहाँ पे एग्जांपल है आयरन, डायमंड, जैसे मैं आपको बताया, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे अपने एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम है। बड़ा ही चिंटू मिंटू सा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं सीधा। उसके बाद ये देखिए, ये एक अपने पास बड़ा अच्छा सा टॉपिक है। लेट मी चेक, इसके नीचे अपने पास और कुछ है क्या? हाँ, ये अपन इसको एक बार देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है, ये सब अपने बुक में लिखा होता है। ऑन द बेसिस, थोड़ा सा पेशेंस रखना। स्टार्टिंग में थोड़ी चिंटू मिंटू चीज़ें हैं, जैसे जैसे करके आगे बढ़ेंगे लेवल में बढ़ाते जाऊँगा और आपको हर चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। कोई भी एक भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे अपन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड बाइंडिंग फोर्स बिटवीन देम, द क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। बोलने का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड ना अलग अलग यहाँ पे डिवीजन अपन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, सबसे पहले जैसे कि अपन जानते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल, ठीक है, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, उसके बाद फिर मेटेलिक क्रिस्टल और उसके बाद फिर आयोनिक क्रिस्टल। ये आयोनिक है, ठीक है, आयोनिक क्रिस्टल। तो देखो, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखा, जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे सबसे छोटे पार्टिकल कौन होते हैं? कोवेलेंट एटम में, कोवेलेंट क्रिस्टल में एटम होते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में सबसे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल में कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। इसके बारे में और डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, जिसको आप कर्नल भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं? कर्नल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये असलियत में चार्ज कैरियर्स हैं। चार्ज कैरियर्स बोलने का मतलब इसके अंदर जो आयंस है ये
फ्री इलेक्ट्रॉन और जो होल्स है, इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिविटी शो करता है कोई भी हमारा सॉलिड। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल में आयंस होंगे क्या, सबसे छोटे पार्टिकल, हाँ होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर देखो बाइंडिंग फोर्स, कोवेलेंट में क्या होगा हम लोग का बाइंडिंग फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, दोनों के बीच में कौन सा बंधन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का बंधन होगा। और यहाँ पे अगला वाला क्या था, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मॉलिक्यूल के में हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है वंडरवॉल फोर्स, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड होगा मेटेलिक क्रिस्टल के केस में, और आयनिक क्रिस्टल के केस में आयनिक बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हार्डनेस की अगर बात करूं तो ये बहुत हार्ड होते हैं, आपको पता होगा कार्बन से बने हुए जो भी हमारे एटम है, जो भी हमारे कंपाउंड है, वो क्या होते हैं, बड़ा हार्ड होता है। और ये लगभग उससे तो कम हार्ड होता है। ये सॉफ्ट से हार्ड, मेटल सॉफ्ट भी हो सकता है जैसे सोडियम, उससे हार्ड भी हो सकता है। और आयनिक भी भाई बड़े हार्ड होते हैं। आयनिक मतलब जैसे कोई भी नमक याद कर लो, NaCl, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, ये बहुत हार्ड होते हैं, ये भी अपन देख लिया। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ मॉलिक्यूल में, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे काफ़ी कम होता है। यहाँ पे लो से हाई रेंज हो सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, आयनिक के केस में आप खुद ही सोच के देख लो, नमक को अगर आप पिघलाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कंडक्टिविटी आप खुद ही सोच के देख लो, यहाँ पे कंडक्टिविटी बैड कंडक्टर होता है। हाँ, ग्रेफाइट बस इसका एक्सेप्शन है, लेकिन ठीक है, अपने को पता है सारे के सारे एटम या फिर कंपाउंड जो कि कार्बन से बने वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। ये अपने को पता है। मेटेलिक क्रिस्टल कंडक्टर होते हैं, और ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। और यहाँ पे ये आयनिक क्रिस्टल, तो सॉलिड स्टेट में जब आयनिक फॉर्म होता है, जैसे नमक को आप सॉलिड स्टेट में नहीं बोल सकते कि वो कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन वहीं नमक को आप पानी के साथ घोल दो तो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है, लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर होता है। एग्जाम्पल बस आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन शो करता है, तो वो कोवेलेंट क्रिस्टल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे। और ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कौन होंगे, ये ड्राई आइस हो गया, नेप्थलीन हो गया, CO2 हो गया। कौन सा वाला CO2, सॉलिड CO2। उसके बाद फिर यहाँ पे ये क्या था हम लोग का, ये मेटेलिक क्रिस्टल था, तो जो भी मेटल है यहाँ पे आ जाएंगे। और ये आयनिक क्रिस्टल में जो भी नमक है वो आ जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक की भी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज समझ लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे पास सॉलिड कंपाउंड होंगे, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि हर एक सॉलिड जो है वो एक क्यूबिक लैटिस से बना होगा। सर क्या होता है ये क्यूबिक लैटिस, तो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी मॉलिक्यूल का उसके इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप खोल के देखोगे तो वो किस तरीके का होगा, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा जिसको आप 3D प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस का मतलब ये होता है, क्रिस्टल लैटिस का मतलब ये कि आपका जो कंपाउंड है, जैसे आप NaCl की बात करें, फिर कोई भी कंपाउंड की बात करो, तो वो किस तरीके से 3D स्पेस में प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपना क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। देखो 3D अरेंजमेंट ऑफ कोई भी पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस बोलने का मतलब। अब भाई NaCl किस तरीके से, अगर मैं इस तरह क्यूबिक लैटिस में बोलूं तो मैं ये मान के चलूंगा कि क्यूबिक लैटिस में हमारा जो भी कंपाउंड है वो होगा। अब इसके अंदर ना ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब से मिलके बना होगा। अगर ये क्यूबिक लैटिस है तो बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब से मिलके ये बड़ा वाला क्रिस्टल लैटिस बना होगा। ये क्या है, मेरा क्रिस्टल लैटिस है। ज़रूरी नहीं है क्यूब, हो सकता है स्पेरिकल हो, कुछ भी हो सकता है, उससे अपने को नहीं जाना है, अपने को वो सब चीज़ नहीं देखना है। बस इतना बता रहा हूँ मैं कि ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। ये जो भी मॉलिक्यूल बोलो, एटम बोलो, कुछ भी बोलो, कि ये जो भी है मेरा कंपाउंड है, ये मेरा अगर मैं उसको 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करूँ तो उसको मेरे को कोई स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना होगा क्या, हाँ, तो उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और उसके अंदर जो ये छोटे छोटे जो हमारे पास ये क्रिस्टल लैटिस अब किसी से तो बना होगा, तो एक छोटा सा क्यूब अगर मैं यहाँ पर से निकाल दूं एक एक करके, ये सारे क्या है, क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो ये क्यूब से छोटा छोटा क्यूब से बड़ा क्यूब बना है, तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। इन छोटे छोटे यूनिट सेल से बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस बनता है। यहाँ पे वही चीज लिखा होगा कि क्रिस्टल लैटिस क्या है, ये बड़ा सा अरेंजमेंट है। और यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या है कि वो जो क्रिस्टल लैटिस किससे बना होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन क्रिस्टल लैटिस का, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये अपने को जानना बड़ा ही ज़रूरी है। पहले मैं आपको इसका आइडिया पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन आएंगे ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेट मी हैव सम स्पेस, और ये मैंने यहाँ पे बनाया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ
क्रिस्टल लैटिस, टाइप्स ऑफ, यहाँ पे अपन क्या लिखे हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लिखते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। यूनिट सेल क्या होता है सर? यूनिट सेल अपन समझ ले, क्रिस्टल लैटिस किससे मिलके बना होता है? यूनिट सेल से, एक छोटा छोटा यूनिट सेल से मिलके बना होता है। और हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? हमको सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है। अपने कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट सेल होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हाँ, कुछ चीज़ें हेक्सागोनल यूनिट सेल हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जितना हमारे सिलेबस में हर चीज़ बताऊंगा, लेकिन डिटेल में अपने को क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो आइडिया सिर्फ इसका इतना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये बोलता है कि आपका जो यूनिट सेल है, अब अपने को पता चल गया कि यूनिट सेल क्या होता है, एक क्यूब है। क्यूबिक यूनिट सेल होगा कि भाई एक छोटा सा यूनिट सेल जो है वो किस फॉर्म में होगा? क्यूब के फॉर्म में होगा। तो मैं यहाँ पे एक क्यूब को बना देता हूँ इस तरीके से, लेट मी हैव अ क्यूब, और ये अपन बना दिए ये क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल क्यूबिक सेल में ये बोलता है कि जो हमारे एटम्स हैं वो ना सारे के सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये ध्यान रखना है कि जो हमारे एटम्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ होंगे? कॉर्नर पे होंगे। इस तरीके से कुछ, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये कॉर्नर्स पे होंगे। थोड़ा ध्यान से समझना, ये कॉर्नर्स पे होंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब ये असलियत में ऐसा नहीं होता, ये ना कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से, जैसे मैं एक, मान लो ये सिमसिम बॉल आपने देखा होगा, ठीक है। ये सिमसिम बॉल से अगर इस तरीके का एक क्यूब बना दूँ, ठीक है, एक क्यूब अगर मैं बनाऊँ पीछे इस तरीके से, मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं ये 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ऐसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये असलियत में ऐसा होता है, कोई भी हमारा जो एटम है वो कुछ इस तरीके का होता है। आप समझ रहे हो ना? ये ड्राइंग थोड़ी मेरी ख़राब है, लेकिन आप समझ रहे होगे कि इस तरीके से होता है। ये यहाँ पे कॉर्नर पे ये वाला जो हम लोग का एटम है, ये इससे टच कर रहा होता है, इस तरीके से ये टच कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से टच कर रहे हैं, सारे के सारे इस तरीके से टच करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बस आपसे इतना है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है। अभी के लिए मैं सिर्फ फ्रंट व्यू इसका बना देता हूँ। इसका फ्रंट व्यू अगर मैं बनाऊँगा तो क्या वो ऐसा दिखेगा? क्या सामने से अगर बनाऊं तो मेरा जो क्यूब है वो एक स्क्वायर के फॉर्मेट में मेरे हिसाब से दिखेगा। तो आप ये आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे, ये इस तरीके से, और पीछे और भी हमारे पास एटम्स होंगे। तो आप, मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि मेरे को यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, कितने एटम्स यहाँ पे होंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स अपन कैसे निकालेंगे? ये जो क्यूब के अंदर कितना हमारा पोर्शन आ रहा है, कितना, ये मेरा एक एटम है, ये दो एटम, ये तीन एटम, ये चार एटम, ये 5 6 7 8, ये हमारे एटम्स है। अब बस इतनी सी बात है, ये क्यूब के अंदर कितना पोर्शन हमारे एटम का आ रहा है आप बता सकते हो? ये चीज़ ये वाले डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगी। ये क्यूब के अंदर क्या इतना पोर्शन सिर्फ आ रहा है क्या किसी एटम का? क्या इतना पोर्शन आ रहा है? हाँ। अब ये बता सकते हो क्या, ये अगर एक स्फीयर है, ये इसका इतना पोर्शन अंदर आ रहा है, तो ये कितना पोर्शन होगा स्फीयर का? बड़ी सिंपल सी बात है, ये इसका 1/8 पोर्शन होगा क्या? हाँ। तो जब भी हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालते हैं तो अंदर जितने भी एटम होते, क्यूब के अंदर जितना लाई करता है ना, उसको बस काउंट करना है और किसी को काउंट नहीं करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक जो एटम है ये कितना अंदर है? 1/8 पोर्शन इसका अंदर है। तो अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो ऐसे कितने हैं? यहाँ पे कितने एटम है? 8 है क्या? हाँ। तो इंटू 8 कर देंगे, ये और ये कैंसल, और ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया? 1 आ गया। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, और कुछ मेरे पास एग्जाम्पल है, और कुछ एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं और आइडिया बेहतर होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा ये है हम लोग का बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे क्या आइडिया है सर? देखो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे फिर से क्यूब बनाएंगे। ये मैंने एक क्यूब बनाया, ये इस तरीके का मैं क्यूब बना रहा हूँ। लेट मी हैव, ये एक क्यूब बन गया, ठीक है। अब बॉडी सेंटर में ये बोलता है कि सारे के सारे एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे, जैसे सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे थे तो कॉर्नर पे तो ज़रूर होंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बीच में एक होगा। बीच में कहाँ पे आप समझ रहे हो?
क्यूब के बीचों बीच उड़ता हुआ एटम समझ लो, ठीक है, बीचों बीच यहाँ पे एक एटम भी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं क्या अपन? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताऊं। नंबर ऑफ एटम जब भी अपने को निकालना है, क्यूब के अंदर जितने भी एटम है उसको काउंट कर लो। कितने हैं भाई? कॉर्नर के लिए तो अपने को पता है कि एक जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और वैसे 8 होते हैं कॉर्नर पे, तो इनमें तो ये आ गया, प्लस यहाँ पे एक पूरा का पूरा लड्डू यहाँ पे एक अंदर पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 1 को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बीसीसी में? इसको अपन बीसीसी भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको एससीसी भी बोलेंगे अपन, इसको अपन एससीसी भी बोलते हैं, और ये क्या है? बीसीसी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। अब इसको सीधा यहाँ पर से समझ लेते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है। उसके बाद फिर आप आगे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे बना है बीसीसी में, यहाँ पे बीच में एक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया? 2 हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल बोल लो, नंबर ऑफ एटम बोल लो, एक ही मतलब है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है? हम लोग का एफसीसी है। यहाँ पे ये नाम नहीं लिखा है, ये बीसीसी है, ठीक है, और ये क्या है? एफसीसी। सर एफसीसी क्या? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? एफसीसी भी बोल सकते हैं। तो एफसीसी में क्या है? ये एफसीसी है मेरा। तो देखो यहाँ पे कॉर्नर्स पे तो होंगे और साथ ही साथ ना सेंटर ऑफ हर एक फेस के सेंटर पे हो गया। आप समझ रहे हो? जैसे ये एक स्क्वायर है, इसके सेंटर पे एक गोला, ठीक है, ये एक ऊपर का स्क्वायर है, इसके सेंटर पे एक गोला, ये एक पूरा स्क्वायर है, तो इसके सेंटर पे एक गोला, ये एक पूरा स्क्वायर है, इसके सेंटर पे एक गोला, इस तरीके से होगा। और वो पीछे वाला भी जो स्क्वायर है उसके भी सेंटर पे होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? 1 2 3 4 4 दीवारें और ऊपर और नीचे टोटल 6 फेस होंगे क्या? हाँ। तो आप खुद ही सोच के देखो, यहाँ पे कॉर्नर के कारण तो 1/8 × 8 हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे तो है, और साथ ही साथ क्योंकि 6 फेस हैं और हर एक फेस आप खुद ही सोच के देख लो। अगर ये ऊपर वाला मेरा इस तरीके का, मैं अगर ऊपर वाले को इस तरीके से यहाँ पे काट के निकालूं, ये ऊपर वाला अगर मैं इस तरीके से काट के निकालूं, तो आधा जो मेरा एटम है वो बाहर होगा और आधा जो है वो क्यूब के अंदर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हाफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है, तो हाफ × 6 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल 4। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं एफसीसी में? 4 होते हैं। बहुत शानदार, ये भी चीज समझ लिए सर। अब सीधा ना इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो और अपना आइडिया बेहतर होगा। तो देखो यहाँ पे इन अ सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट P आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक है। P जो है कॉर्नर पे, तो P अगर कॉर्नर पे, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और कितने कॉर्नर होते हैं? 8, तो ये हो गया P का वैल्यू 1, ठीक है। और एटम्स ऑफ जो Q है वो प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। जो एटम ऑफ Q है सेंटर में है, हर एक फेस के सेंटर में। फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का, तो क्या हो जाएगा? P/Q, P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 3, तो PQ3, P1Q3, ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर सॉलिड। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं और आइडिया बेहतर करते हैं। यहाँ पे लिखा है atoms of A are at the corners and atoms of B are at the center of the body। A जो है कॉर्नर पे, तो A कॉर्नर पे तो 1/8 × 8 लिखेंगे क्या? हाँ, तो 1 आ गया। और B जो है वो कहाँ पे? सेंटर ऑफ द बॉडी पे। तो सेंटर ऑफ द बॉडी का मतलब ये करने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ द बॉडी का मतलब सेंटर में है, बीच में एक तो पूरा का पूरा एटम वहां पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया क्या बोला मैं? सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी का मतलब क्या? बीच में, आपके क्यूब के बीच में एक पूरा का पूरा लड्डू वहां पे रखा हुआ है और एटम अपने को गिनना है क्यूब के अंदर कितना है, तो ये क्या है? 1 हो जाएगा। तो A/B क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, ठीक है। आप आइडिया फॉलो कर पाए क्या बोला मैं? बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगला देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास, बहुत सारे शानदार क्वेश्चन है। देखो, सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, सोडियम कॉर्नर पे, तो 1/8 × 8 कर दिए, ठीक है। उसका टंगस्टन जो है, टंगस्टन मतलब W, टंगस्टन कहाँ पे? सेंटर पे है, सेंटर का मतलब बीच पे लड्डू, ठीक है, तो ये हो गया 1। और ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेंटर ऑफ ईच फेस पे, हर एक फेस के सेंटर पे। तो फेस में कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और फेस लिखा हुआ है तो कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, तो ये हो जाएगा 3। तो NaWO, ये अपन देखें तो ये 1 आया, ये भी 1 आया, ये 3 आया, तो NaWO3 हो जाएगा करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और कुछ शानदार क्वेश्चन देखते हैं।
द कंपाउंड गिवन इन क्वेश्चन 1, आपके क्वेश्चन 1 में क्या कंपाउंड दिया था देखते हैं एक बार। क्वेश्चन 1 पे कंपाउंड दिया हुआ था अपने को, P जो है कॉर्नर पे है क्या, हाँ, और Q जो है सेंटर ऑफ ईच फेज पे, ये अपने को दिया था। तो यहाँ पे बोलता है कि क्वेश्चन 1 को थोड़ा देखो और यहाँ पे अगर एटम्स P के ना रिमूव कर दो 2 कॉर्नर से, तो वहाँ पे लिखा था पहले कि P जो है कॉर्नर पे है, ठीक है, आप खुद ही सोच के देख लो। P जो है सारे के सारे कॉर्नर्स पे था, सारे के सारे कॉर्नर्स पे पहले था मेरा P, तो कितने कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर थे। हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है क्या, तो 1/8। और अगर 2 एटम को यहाँ पर से रिमूव कर दो कॉर्नर से, ये बोल रहे हैं, तो 2 को अगर मैं रिमूव करूंगा तो अब कितने कॉर्नर बचेंगे, 6 बचेंगे क्या, और हर एक का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही होगा। तो इस बार P का वैल्यू ना 1/8 × 6 लोगे, ठीक है। और एटम्स ऑफ Q को रिमूव कर रहे हो कहाँ से, 3 फेस से, तो वैसे ही जैसे यहाँ पे 6 फेस होते थे तो 3 फेस कर दोगे तो ये 3 बचेगा, तो 1/2 × 3 हो जाएगा। ये इसका रेशियो लेना है, 3/4 P आया और Q का वैल्यू 3/2 आया, दोनों को 3 से डिवाइड कर दो तो 1/4 और 1/2 बचेगा, और दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1:2 हो जाएगा। तो PQ2 विल बी द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड, ठीक है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एलॉय ऑफ कॉपर गोल्ड और सिल्वर इज फाउंड टू हैव कॉपर विथ सीसीपी लैटिस, ठीक है, कॉपर को सीसीपी लैटिस बोले। सर ये क्या है सीसीपी लैटिस, तो आपको बता रहा हूं, जब भी सीसीपी लिखा होगा, सीसीपी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसका मतलब होता है एफसीसी, ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है, इसका मतलब क्या है एफसीसी, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं क्या, हाँ, तो कॉपर जो है एफसीसी में, एफसीसी बोलने का मतलब सारे के सारे कॉर्नर पे है और सेंटर ऑफ ईच फेस पे है, ठीक है, तो सीधा आप लिख दो कॉपर की जगह 4, ठीक है। सिल्वर ऑक्यूपाई, ये एज सेंटर होगा, यहां पे ये मिस प्रिंटिंग है, ये एज सेंटर होगा, सिल्वर ऑक्यूपाई एज का सेंटर, और एज का सेंटर मैंने अभी तक के डिस्कस नहीं किया है, तो आपको ये खुद से सोचना है, ठीक है। इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं अभी आपको करा रहा हूं, सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका हर एक आइडिया क्लियर हो जाए। अब आप खुद ही सोचो, एज सेंटर की बात की, कितने एज होते हैं किसी क्यूब में, क्या 12 एज होते हैं क्या, हाँ, और अगर मैं यहां पे इस तरीके से एटम को लगा दूं, एटम को अगर एज के सेंटर पे लगा दूं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग का कितना एटम अंदर होगा, कितना एटम बाहर होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, 1/4 एटम, 1/4 एटम, इसको आप विजुलाइज करके देखो थोड़ा, 1/4 एटम जो होगा, आप खुद ही सोच के देखो, ऐसा जब आप करके देखोगे तो एज का सेंटर बोलने का मतलब ये ऊपर, ये एक हम लोग का फेस है, ये नीचे एक फेस है, इसका अंदर कितना वाला पोर्शन लाई करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1/4 पोर्शन लाई करेगा, तो 1/4 × 12 एजेस हैं, तो 1/4 × 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे गोल्ड के लिए तो बड़ा सिंपल लिखा है कि बॉडी सेंटर पे, तो उस बॉडी सेंटर का मतलब सीधा का सीधा एक लड्डू बीच पे, तो इसको पूरा काउंट करना पड़ेगा, तो ये 1 हो गया। तो कॉपर का 4, Ag का 3 और गोल्ड का 1, तो Cu4 Ag3 Au 1 हो जाएगा आंसर। ये आइडिया फॉलो कर पाए क्या, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बड़ा शानदार क्वेश्चन, जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अ कंपाउंड MXQ हैव CCP, CCP का मतलब बता चुका हूँ, FCC होता है, ठीक है। CCP अरेंजमेंट है किसके लिए, X के लिए, तो X के लिए CCP अरेंजमेंट बोल दिया। CCP का मतलब क्या होता है, CCP का मतलब होता है FCC, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा ध्यान देना, यहां पे ना अगर आपको फिगर दे देगा तो आपको वहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इट्स यूनिट सेल इज शोन बिलो, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने को बताना है कंपाउंड का, ठीक है भाई, बता देंगे। तो देखो यहाँ पे ना एक क्यूब आपको दे के रखा है, ये जो डब्बा बना है, डब्बा का मतलब M है, ये चीज़ आपको दे दिया है, और सर्कल का मतलब X है। तो मैं यहाँ पे डब्बे को ना लाल से इस तरीके से बना देता हूँ, ये लाल कलर से, ये डब्बा यहाँ पे, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये डब्बा इस तरीके से। तो आप खुद ही देखो कि अगर मेरे को M के एटम निकालना है तो ये कहाँ पे, एक एज पे, दूसरा एज सेंटर पे, यहाँ पे एज सेंटर पे, तो एज सेंटर अपने को पता है, एज सेंटर का मतलब क्या होता है, एज सेंटर का मतलब कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, ये अपन देख लिए हैं, और कितने एज पे है, 1 2 3 4 एज पे है, प्लस साथ ही साथ एक बीच का बीच में है बॉडी सेंटर पे, तो एक पूरे को अपने को ऐड करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। और उसी तरीके से एक्स जो है, इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, एक्स कहाँ पे, एक ये कॉर्नर पे, ये एक कॉर्नर पे, FCC लिख दिया वो डायरेक्टली, ठीक है। एक्स के लिए डायरेक्टली लिख दिया है कि FCC है, और M के लिए अपने को ये दिखा दिया है कि इस जगह पे है, तो
FCC का मतलब अपने को पता है, FCC का मतलब पता है सारे के सारे कॉर्नर पे, मतलब कि 1/8 × 8 प्लस सारे के सारे फेसेस पे। तो फेसेस कितने, 1 2 3 4। अच्छा ये 1 2 3 4 ये सारे के सारे फेसेस पे, ये सामने भी है और एक पीछे भी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 1/2 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो mx2, m का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 4 आया, सिंपलेस्ट रेशियो लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, mx4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, अपने को ये चीज़ें याद नहीं रहती, ये टेबल याद नहीं रहता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको याद रखना है। ये इस तरीके से, ये अलग अलग सिस्टम है। मैं आपको बताया था अपने को ज़्यादा क्यूबिक सिस्टम पढ़ना है, लेकिन अपने को ये सारे डायमेंशन याद होने चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। COT कोट में, कोट COT कोट में तेरे है रुमाल, ठीक है, रुमाल, कोट में तेरे है रुमाल, ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। C का मतलब क्यूब, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, T का मतलब टेट्रागोनल, M का मतलब मोनोक्लिनिक, T का मतलब ट्राइक्लिनिक, H का मतलब हेक्सागोनल, R का मतलब रोम्बोहेड्रल। ठीक है भाई, ये तो अपन समझ गए, ये अपने को याद हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। क्यूब में ABC तीनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। ये क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है, तो तीनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। उसी तरीके से रोम्बोहेड्रल में भी तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब उसी तरीके से यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल ना 90 डिग्री होंगे, तीनों के तीनों एंगल, x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ, z एक्सिस के साथ, तीनों एंगल 90। यहाँ पे भी तीनों एंगल इक्वल तो होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे, क्योंकि अपन ना यहाँ पे ना थोड़ा सा ये क्यूब है उसको टेढ़ा करके ही बनाते हैं रोम्बोहेड्रल, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल तो होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे। ये दोनों याद हो गए, बहुत बढ़िया। अब देखो अब अपने को ध्यान रखना है, जहां पे भी गोनल वर्ड का यूज करेगा, गोनल वर्ड का यूज करेगा, देखो गोनल, ठीक है, वहां पे ध्यान रखना A = B ≠ C होगा हमेशा। जहां पे भी टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, कहीं पे भी इस तरीके से गोनल वर्ड होता है तो वहां पे A = B होता है, ≠ C होता है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे A = B ≠ C। सर ये भी याद हो गया, ठीक है, ये समझ में आया। अब उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में देखो तीनों के तीनों अनइक्वल है, ठीक है, याद रहेगा। क्यूब में तीनों बराबर, रोम्बोहेड्रल में तीनों बराबर, गोनल लिखा होगा तो A = B ≠ C, बाकी सब में अनइक्वल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखो एंगल, यहाँ पे भी तीनों एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे तीनों एंगल 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों स्टार्टिंग के तो सेम है, ये याद हो जाएगा। यहाँ पे मोनोक्लिनिक में अल्फा = 90 डिग्री होगा, बीटा = 90 डिग्री होगा, ठीक है, अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे पहले के 3 में तो सब कुछ बराबर, यहाँ पे अल्फा और बीटा बस 90 डिग्री होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार ट्राइक्लिनिक के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि भैया सबसे घटिया ज्योमेट्री किसका होता है, तो यहाँ पे ना तो ये इक्वल होता है और ना तो एंगल पूरे इक्वल होते हैं, तो सबसे घटिया ज्योमेट्री यहाँ पे हो जाएगा। हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल आपको पता होगा, हेक्सागोन की अगर मैं बात करूं तो एक एंगल 120 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा मेरे हिसाब से। तो ये एंगल इसीलिए यहाँ पे एक 120 है और दो एंगल 90 डिग्री के बराबर हैं, ठीक है। ये आप 2-3 बार इसको रीड करोगे आपको याद हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ लैटिस का मतलब, जैसे अपने को पता है क्यूब में नंबर ऑफ लैटिस कितना होता है, एक सिंपल क्यूबिक सेल हो गया, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड वाला हो गया और एक FCC हो गया, तो ये 3 नंबर ऑफ लैटिस है। वैसे यहाँ पे 4 लैटिस होंगे, अपने को उसके बारे में नहीं पढ़ना है पूरे के पूरे, अपने को क्यूब ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्यूब है। फिर टेट्रागोनल में 2 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है, बहुत बड़ी। ये चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं फिर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी इक्वल टू होता है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, Z × M / N0 × A³। Z क्या है, Z है, अगर SCC दिया है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, SCC के लिए 1 हो जाएगा, BCC दिया है तो 2 हो जाएगा और FCC दिया है तो 4 हो जाएगा।
एन नॉट का मतलब एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। ए का मतलब एज लेंथ, एज लेंथ जो भी आपका यूनिट सेल दिया होगा, ये क्यूब है, इसका एक एज का साइज क्या है, साइज मतलब एक एज का जो भी आपको डायमेंशन देगा वो किस में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है। सर सेंटीमीटर में क्यों ले रहे हैं, ठीक है, मीटर में क्यों नहीं ले रहे हैं, हमेशा तो मीटर में लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, अब मेटल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 60 है क्रिस्टलाइज हो रहा है BCC में, ठीक है, तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। M आपको दे देगा मॉलिक्यूलर मास 60 है क्या, हाँ है। उसके बाद फिर एज लेंथ आपको दे दिया है 400, ये A का वैल्यू दिया है 400 पिकोमीटर। अब देखो ऐसा है कि अपने को पता है ये जो मॉलिक्यूलर मास है, ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये SI यूनिट में होता है कि CGS सिस्टम में होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये क्या होता है 60 AMU लिख दो या फिर आप ग्राम लिख दो या फिर आप समझ रहे हो, ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये किस में होता है, ये CGS सिस्टम में होता है। इसीलिए ताकि यूनिट क्लैश ना करे अपने को हमेशा इसको भी CGS सिस्टम में लेना है। तो पिकोमीटर दिया, पिकोमीटर आपको मेरे हिसाब से पता होगा 10⁻⁻12 होता है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁻10 होगा क्या, हाँ ये अपने को पता है 4 × 10⁻10 ये क्या हो गया, मीटर हुआ, ये मीटर हुआ। अब उसके बाद अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप खुद ही सोच के देख लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, हाँ तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको करने का ना एक और फायदा अभी आपको मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे पुट किए n0 की वैल्यू पुट किए, ठीक है, ये डिवाइड में है, और ये a³ की वैल्यू को पुट किए, तो आप देखोगे ये -8 × ये 3 हो जाएगा हर बार, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे ना, जैसे मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ 6.02 × 10⁻23, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, जब भी आप इस तरीके से लिखो, अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो वैल्यू 6.02 लिखना, और लेकिन सॉल्व ना इसको 6 मान के कर देना, लिखना 6.02, और कंपटीशन एग्जाम में कर रहे हो तो सीधा 6 लेके ही सॉल्व करना, क्योंकि आपको जल्दी से सॉल्व करना होगा, ठीक है, आपको ऑप्शन तक के पहुंचना है जल्दी से। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 10 टाइम हो जाएगा, तो 2 हो गया × 10 हो गया अपॉन 10⁻23 है ये, और 4 का क्यूब करोगे तो वो 64 हो जाएगा, ये आई गेस ये 64 हो गया, सॉरी ये हो जाएगा 64, और ये 10⁻24, ठीक है, 10⁻23 और 10⁻24 ये हो जाएगा 10⁻1, और वो ऊपर जाएगा तो वो 2 × 10⁻10 ये ऊपर जाएगा, तो ये 10 ऊपर चला गया अपॉन 64। इसको बस आपको सॉल्व करना है, ये 5 टाइम और ये 16 टाइम, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये फिर से कट जाएगा, ये 5 टाइम ये 8 टाइम, तो 25/8 आ जाएगा। 25/8 लगभग 3.1 होगा, और यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका यूनिट ग्राम है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट क्या होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। हर बार आपके पेपर में ना एक ही चीज करेगा, Z × M/n0 × a³, ठीक है, और हर बार हर चीज दे देगा, एक चीज बस नहीं देगा, इस फॉर्मूले में से एक चीज नहीं देगा, और आपको कुछ भी एक चीज निकालने बोल देगा। अब यहाँ पे आपको डेंसिटी लिख दिया है, डेंसिटी इतना है इसका, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है अपना, तो कौन सा स्ट्रक्चर कैसे पता लगाओगे, Z का वैल्यू यहाँ पर से निकालना है, बाकी सारी चीजें दिया होगा, जो भी Z का वैल्यू है, जैसे यहाँ पे Z का वैल्यू 4.1 आया, और अपने को पता है Z का वैल्यू इंटीजर होगा, तो ये क्या ले लेंगे अपन 4 ले लेंगे, इसका मतलब ये क्या है FCC है, ठीक है। इसको आपको करना है खुद से, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा है, इसको भी आपको खुद से करना है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं, ठीक है, समझा भी दिया हूं कैसे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना और कुछ नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस होगी इससे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपके सामने आंसर वगैरह सब कुछ लिखा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आंसर कुछ गड़बड़ भी हो जाए, तो वो चीज़ आप यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे, हो सकता है आंसर कहीं पर गड़बड़ हो जाए, तो वो चीज़ आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे मेरे को ये वाला आंसर क्योंकि गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, वो चीज़ आप देख लेंगे, कैलकुलेटर से करके देख लो जैसे भी, लेकिन आपको आइडिया समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सब हटा दो, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे ये है रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये बड़ा शानदार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो अब मैं आपको ना सीधा एक एग्जांपल से पहले बताता हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे लेट मी जूम द स्क्रीन, ओके। अब देखो जैसे कि अगर मैं सिंपल क्यूबिक सेल की बात करूँ, सिंपल क्यूबिक कुछ इस तरीके का होता है क्या, अगर मैं सामने का व्यू आपको दिखाऊं तो सिर्फ इस तरीके का होता है क्या, हाँ ये इस तरीके का होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नियरेस्ट नेबर, एक नेबर से दूसरे नेबर का डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर मेरे को बताना है
तो कैसे बताएंगे, बड़ा सिंपल है। अब देखो ये एक रेडियस होगा क्या स्फीयर का, हाँ। ये भी रेडियस होगा क्या स्फीयर का, हाँ। तो ये 2r की जो वैल्यू है क्या वो पूरे एज के बराबर होगी क्या, हाँ। तो इसको मैं क्या लूंगा, a लूंगा। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, a/2 होगा क्या, हाँ भाई होगा। ये चीज किसके लिए है, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं बीसीसी में, बीसीसी में किस तरीके से काम होगा। तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ बीसीसी का, थोड़ा याद दिलाता हूँ। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्या, सारे के सारे एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। नियरेस्ट नेबर का आपको डिस्टेंस निकालना है, नियरेस्ट नेबर, ठीक है। कंसिडर करना है सब कुछ, ये इस तरीके से नियरेस्ट नेबर। अब ये असलियत में इस तरीके से नहीं होता, असलियत में ये वाला एटम ना, ये जो एटम है ये बीच वाले एटम को टच कर रहा होता है बीच में इस तरीके से, और ये वाला जो एटम है ये सबसे कॉर्नर वाले एलिमेंट को इस तरीके से टच कर रहा होता है, ये यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप ये यहाँ पे मेरे को खुद से बताओ कि अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है, ठीक है, सेम चीज़ वही रिलेशन निकालना है एज के बीच में और इसके बीच में, तो आप ये बताओ, ये एक r है, ये एक r और r, ये 2r हो जाएगा क्या, ये 2r, और ये एक r, तो r प्लस 2r प्लस r क्या 4r होगा, हाँ। और ये डायगोनल ऑफ क्यूब है, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है अगर आपको पता है तो √3a होता है, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/4a हो जाएगा। ये आप आइडिया फॉलो कर पाए, क्या बोला मैं, ये किसके लिए है, बीसीसी के लिए है, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट एफसीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो एफसीसी के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ आइडिया होता है। ये अगर आपका क्यूब है, ये अगर आपका क्यूब है, अपने को पता है सारे के सारे फेस में होता है और कॉर्नर पे होता है, ठीक है। तो मैं एक फेस को यहाँ पर से काट के निकाल लिया, ये सारे के सारे फेस पे होता है। और एक दूसरे पेज पे कर लेते हैं, इट विल बी मोर क्लियर देन। सारे के सारे फेस पे अपन यहाँ पे लगा दिए ये, और इसको ना अपन एक काम करते हैं, ऐसा बनाता हूँ मैं, ओके। ये इस तरीके से होता है कुछ, आपको थोड़ा बहुत विजुलाइज हो पाएगा। ये सारे के सारे कॉर्नर्स पे तो होता ही होता है, और एक सेंटर में होता है, फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो इस बार अपन क्या करेंगे, ये फेस है ना, ये फेस है, एक फेस को निकाला मैं काट के, तो आप खुद ही सोच के देखो, ये r, ये 2r, और ये फिर से r, तो यहाँ पे फिर से 4r होगा क्या, हाँ। और ये असलियत में ये क्या है, एक फेस है, तो ये a है, ये a है। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a होता है क्या, हाँ। तो r इज इक्वल टू √2/4a इस तरीके से लिखते हैं क्या, हाँ। तो √2/2 × 2 अगर इसको मैं लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू a/2√2 हो जाएगा, ठीक है। ये कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में r इज इक्वल टू a/2 होता है, ठीक है। बीसीसी के केस में ये आपको ध्यान रखना है, r इज इक्वल टू √3/4a होता है। और एफसीसी के केस में r इज इक्वल टू डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लिखते हैं, a/2√2 होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ लिखा होगा। अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो इसको याद कर लो, ठीक है। और सीधा इस पे बेस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, उसको लगा देना। देखो सोडियम एटम क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी पे, बीसीसी बोल दिया मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है अपने को इतना है, ठीक है। तो ये रेडियस अपने को दे दिया है, वेरी गुड, ये रेडियस अपने को दे दिया। और उसके बाद आपको निकालना है डेंसिटी, तो ठीक है, ये डेंसिटी से रिलेट करेगा आपको। डेंसिटी के लिए अपने को क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, डेंसिटी के लिए Z × m/n0 × a³। बीसीसी दे दिया है तो Z पता चल गया, 2 हो जाएगा। m मतलब मॉलिकुलर मास, तो ये सोडियम की बात किया तो मॉलिकुलर मास भी अपने को पता है। अपने को डेंसिटी निकालना है सोडियम क्रिस्टल का, n0 अपने को पता है, a अपने को कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है पिकोमीटर को मीटर में करने की, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। जैसे r इज इक्वल टू √3/4a होता है, तो r की वैल्यू 186 पिकोमीटर है, तो अभी के लिए यही रहने दो, √3/4 × a। तो a की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर देना, 186 को 4 से डिवाइडेड बाय √3 हुआ, और ये पिकोमीटर में ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, जो भी a का वैल्यू आएगा आपके पास, ये जैसे a का वैल्यू यहाँ पे ये आया,
ठीक है। तो आप इसको अपने को पता है ए को अपने को सेंटीमीटर में लेना होता है, ये देखो ये सेंटीमीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेना, कैसे करना है अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। ओके, तो उसके बाद फिर आप वहाँ पर से डेंसिटी निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, यहाँ पे निकला हुआ है क्या डेंसिटी, ये नहीं निकला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ मैं आगे आपके लिए छोड़ देता हूँ कि डेंसिटी आप यहाँ पर से निकाल सकते हो। कैसे निकालना है सब चीज़ पता है। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 होता है क्या, हाँ भाई 23 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डालना है और डेंसिटी निकालना है, ठीक है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ CaCl विच क्रिस्टलाइजेज BCC स्टाइल, ठीक है। अपने को डेंसिटी निकालना है, सब कुछ दे दिया है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकाल लोगे दोनों को ऐड करके, ठीक है। CS का ये है, ये सॉरी CS है, CaCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये अपन ऐड करके निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर हर चीज़ दिया हुआ है, BCC दिया हुआ है तो इसका मतलब Z का वैल्यू 2 हो गया। A अपने को दे दिया है 400 पिकोमीटर, इसको कन्वर्ट करना मत भूल जाना, ठीक है। 400 इंटू 10⁻, सबसे पहले -12 ये मीटर हुआ, फिर 4 इंटू इसको 4 इंटू 10⁻10 लिख सकते हो मीटर, और उसके बाद फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करोगे। एक क्यूब करना मत भूलना, जैसे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा है वो क्यूब करना भूल गया है तो ये आंसर हो गया गड़बड़, ठीक है। आप समझ रहोगे, ये इस सॉल्यूशन के ऊपर मत जाना, आइडिया बस मैं आपको बता रहा हूँ, आइडिया अपन को एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ये देखो अगला R प्लस, ये आप ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। FCC के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है। FCC के लिए ये फॉर्मूला होता है, BCC के लिए सेम, ये क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 होता है BCC के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछा है मैं आपको बता रहा हूँ। रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया है, FCC दे दी है, रेडियस ऑफ एनायन बोला है, नीट में पूछा है क्वेश्चन, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए रेडियस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से रेडियस रेशियो का मतलब रेशियो ऑफ कैटायन का साइज डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ एनायन का साइज। रेडियस का रेशियो बताना है तो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन को ये अपन क्या बोलते हैं, रेडियस का रेशियो बोलते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयरफॉर कैटायन हमेशा क्या होगा, जनरली छोटा होता है, आपको पता होगा कैटायन छोटा होता है, एनायन हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो रेशियो होगा हमेशा क्या 1 से छोटा आएगा, क्या छोटा वैल्यू डिवाइडेड बाय बड़ा वैल्यू हमेशा छोटा आएगा 1 से, ये चीज़ भी ध्यान रखना। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि कोई एक, अगर मैं कैटायन की बात करूं तो वो कितने नंबर ऑफ एनायन से घिरा हुआ है, ठीक है, ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आप आइडिया फॉलो कर पाए क्या बोला मैं, जैसे अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ये एक, हाँ मैं एक एग्जाम्पल से इसको आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, ये कितने नंबर ऑफ, ये कैटायन है, ये कितने नंबर ऑफ एनायन से घिरा हुआ है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, ठीक है। हर एक एटम की अपनी अलग क्षमता होती है, ठीक है। तो अलग अलग की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या अलग अलग होगा, हाँ भाई बिल्कुल होगा। अपने को ये अब हो सकता है इसके आसपास ये भी हो, ठीक है, इसके आसपास ये वाले आइटम भी हो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्या अपने को इसको काउंट करना है उसमें, नहीं, अपने को अपोजिट वाले काउंट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। आप आइडिया फॉलो कर पाए क्या बोला मैं, तो वही चीज़ है, इफ द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडिंग अ पर्टिकुलर आयन, ये आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। जैसे NaCl की क्रिस्टल में आपको एक एग्जांपल याद रखना है, Na जो है 6 Cl से घिरा होता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और Cl की बात करें तो Cl भी 6 Na से घिरा होता है, इसलिए उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसकी बात करें अपन, ठीक है, उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, और इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर के केस में हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है, ओके, मेरे हिसाब से आप आइडिया समझ गए होगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को पता होने चाहिए, जैसे कि देखो NaCl टाइप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6, मतलब कि Na 6 Cl से घिरा है और Cl भी 6 Na से घिरा है। और इसके एग्जाम्पल आप याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इनमें से कौन से वाले का है, ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला देखो, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछता है ZNS टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4:4 होता है। ZNS हो गया, CuCl हो गया, CuBr हो गया, CuI हो, ये सारे इसके एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर CsCl टाइप स्ट्रक्चर में 8:8 होता है, ये इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। CaF2 टाइप स्ट्रक्चर में फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 होता है, ठीक है, 8:4। देखो ये 1:2 है, यहाँ पे उल्टा है, 8:4 है, ठीक है, 2:1। और वैसे ही Na2O वाले में 2:1 है ये, तो वैसे यहाँ पे ये 1:2 वाला रेशियो है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। Na2O टाइप स्ट्रक्चर जो है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। 4:8 का मतलब Na जो है 4 O से घिरा है, और O जो है वो आप समझ रहे होगे, ठीक है, O जो है वो कितने Na से घिरा हुआ है, ये 8 से घिरा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना आइडिया अगर आप फॉलो कर पाए तो अपन आगे बढ़ते हैं। TiO2 टाइप स्ट्रक्चर, जिसको रूटाइल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये क्या है, 6:3 है। बोलेगा मतलब Ti जो है 6 O से घिरा हुआ है, और एक O 3 Ti से घिरा हुआ है, ठीक है, और इसका सिर्फ यही एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपको मैं सीधे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इसको आप रीड कर लेना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो एक एग्जांपल से इसको आपको मैं समझाता हूँ। जैसे एक क्लासरूम में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरीके से कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर ये बोलता हूँ कि अगर इस रूम का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या सब बच्चे एक दूसरे से दूर जाएंगे क्या, कि एकदम गर्म है तो दूर दूर बैठने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा कि कम होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज होता है। वहीं अगर मैं बोलूं इस रूम में मान लो कि एक सांप आ जाए, ठीक है, एक सांप आ जाए, और ये रूम में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा भाई, जिस तरफ सांप आएगा वहां से भागेंगे लोग, और एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे इस तरफ से, और एकदम पास आ जाएंगे क्या एटम सारे, जिस तरीके से स्टूडेंट सब पास हो जाएंगे क्या एकदम दूर दूर, आप आइडिया समझ रहे हो? तो उसी तरीके से अगर पास आ जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्या इंक्रीज होगा क्या? हाँ, तो इसीलिए प्रेशर के बढ़ाने से यहाँ पे क्या बढ़ा, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर के बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा होगा, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद ये टेबल आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है, रेडियस रेशियो रूल, ठीक है। रेडियस रेशियो रूल का मतलब ये है कि ये टेबल आपको देखो, ये टेबल आपको बताएगा कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, ठीक है, रेडियस के रेशियो से। तो आपके पास अगर रेडियस का रेशियो है, अगर रेडियस का रेशियो अपने को पता है हमेशा 1 से छोटा वैल्यू होगा, तो 0.155 से 0.225 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। यहाँ से यहाँ होगा तो 4 होगा, यहाँ से यहाँ होगा तो 6 होगा, यहाँ से यहाँ होगा तो 8 होगा। 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ये याद रखना है। तो अगर 3 होगा तो उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर होगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल याद रखना है। 4 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, एग्जाम्पल याद रखना है। ये 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, एग्जाम्पल याद रखना है। और ये होगा तो ये क्यूबिक होगा, और एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। आपको कोई भी वैल्यू देगा 0.55, इस तरीके से आप बता दो कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि ऑक्टाहेड्रल होगा, और वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, NaCl जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है उसके पूछने का कि आपको रेडियस रेशियो ना देके कैटायन का साइज दे दे, एनायन का साइज दे दे, आप खुद ही से निकाल लो रेडियस रेशियो। ये अपने को पता है, रेडियस रेशियो निकाले, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे गैस करना होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अपने को एक सॉलिड दे दिया है AB, रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन अपने को दे दिया है, ये रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन दे दिया है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड एंड प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो कैटायन का साइज दिया है, एनायन का साइज दिया है, वही जैसे मैं आपको बताया, रेडियस का रेशियो निकालोगे, और जो भी ये जहाँ पे भी ये लाई करता है, जहाँ पे भी ये लाई करता है, जैसे ये इस वाले रेंज पे लाई करता है, राइट, तो ये चीज़ कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 8 हो जाएगा, स्ट्रक्चर उसका क्यूबिक हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये अपने को दे दिया है, और रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया है 10 एंड प्रिडिक्ट द रेडियस ऑफ एनायन, प्रिडिक्ट करना है रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कैटायन दिया और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर किसका होता है, मैं आपको बताया था NaCl का होता है। तो अलग अलग तरीके से वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आपको। तो ये वाले में अपने को पता है कि रेडियस का रेशियो ना यहाँ से लेके यहाँ तक के हो सकता है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको रेंज निकलेगा,
यहाँ पे आपको रेंज निकलेगा। रेडियस रेशियो ये हो सकता है और रेडियस रेशियो ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये होगा रेडियस रेशियो, आपको यहाँ पे कैटायन का साइज दे दिया है, तो आप क्या एनायन का साइज नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं, वैसे ही यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि आपका जो प्रिडिक्ट करना है रेडियस ऑफ एनायन, तो वहाँ पे प्रिडिक्ट करना है, तो इसलिए रेंज निकल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक के रेंज हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। फिर से ये लिखा हुआ है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस रेशियो दे दिया, सॉरी रेडियस रेशियो सीधा अपने को दे दिया 0.5, देन एन एनायन टचेज x नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। अपने को दिया है कि एनायन जो है x नंबर ऑफ एनायन को टच कर रहा है और y नंबर ऑफ कैटायन को टच कर रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y माइनस x अपने को बताना है। बड़ा ही सिंपल है, अपने को पता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब NaCl स्ट्रक्चर में, इसका भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6:6 होता है क्या? हाँ, तो आप खुद ही सोच के देखो कि ये x क्या है। x अपने को बोल रहा है कि ये जो एनायन है, मतलब कि अगर यहाँ पे Cl की बात करें, Cl जो है कितने नंबर ऑफ एनायन को टच कर रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ठीक है, आप खुद ही सोच के देख लो, 6:6 होता है, यहाँ पे 6:6 होता है। तो यहाँ पे x जो है वो क्या है? नंबर, देन एनायन टचेज x नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। तो ये एनायन जो है Cl जो है x नंबर ऑफ एनायन को टच करता है। तो आप मेरे को बता सकते हो Cl कितने नंबर ऑफ Cl को टच करता है? बता सकते हो क्या? बड़ी सिंपल सी बात है, एक भी Cl को टच नहीं करता। क्यों सर? यहाँ तो 6 लिखा हुआ है, ये 6 क्या है? Cl कितने Na को टच करता है, ये वो वाला 6 है, ठीक है। Cl को कितने को टच करता है? तो भाई 0 होगा वो। और Y क्या है? कितने नंबर ऑफ कैटायन को टच कर रहे हैं, मतलब Cl कितने नंबर ऑफ कैटायन को टच कर रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, 6, ठीक है। तो ये वैल्यू अपना x हो गया, ये वैल्यू अपना y हो गया, तो y माइनस x का वैल्यू पूछा है, 6 आ जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप वीडियो को बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। अगला टॉपिक देखते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन रहेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। और आप कभी भी ये चीज़ों को नहीं भूल पाओगे, इस तरीके का आपको समझाऊंगा। थोड़ा पेशेंस से बस देखते रहना, ठीक है। ओके, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है? देखिए, जो डिफेक्ट हमारे इरेगुलरिटीज़ के कारण आते हैं हमारे क्रिस्टल में, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा हमारा क्रिस्टल वैसा का वैसे ही रहे, हाँ इरेगुलरिटीज़ होंगी। तो इरेगुलरिटीज़ के कारण जो भी डिफेक्ट आता है, बोलने का मतलब सर इरेगुलरिटी का मतलब हो सकता है वहां पर से जो भी कैटायन है वो अपनी जगह से हट जाए, या फिर एनायन अपनी जगह से हट जाए, या फिर बाहर का कैटायन अंदर आ जाए। इस तरीके का अगर कुछ भी चीज होता है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिफेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि डिफेक्ट का मतलब ये खराबी होगा, ठीक है। डिफेक्ट होने से हो सकता है हमारे जो क्रिस्टल है उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है डिफेक्ट, यहाँ पे नाम डिफेक्ट है तो ये काम भी डिफेक्ट वाला करता होगा, ठीक है। अभी आपको एक एक करके आइडिया समझ में आएगा। एटॉमिक डिफेक्ट आर कॉज्ड बाय मिसिंग और मिस्ड आयंस आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो जब भी अगर कोई आयन अपनी जगह से मिस हो जाता है, अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट जो है, अब अपने को यहाँ पे दो टाइप की बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। एक है हम लोग का स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, एक है हमारा नॉन स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो आइडिया बड़ा ही सिंपल है। स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और नॉन स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो देखो, स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में ऐसा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एनायन वो बराबर होगा। अब मान लो आपके पास 100 कैटायन थे, ठीक है, 100 कैटायन थे और 100 एनायन थे। अब मैं बोला एक कैटायन अपनी जगह से चला गया तो 99 बचे, एक एनायन भी अपनी जगह से चला गया तो 99 बचे। अभी भी अगर रेशियो देखोगे तो भी रेशियो कितना है? 1:1 है, ठीक है। यहाँ पे भी रेशियो 1:1 था, यहाँ पे भी रेशियो 1:1 है। आइडिया फॉलो कर पाए क्या बोला मैं? ठीक है। अब उसी तरीके से नॉन स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब यहाँ पे 100 कैटायन थे, 100 एनायन थे, हो सकता है एक कैटायन कहीं बाहर से आ जाए, एक्स्ट्रा हो जाए,
ठीक है। तो अब रेशियो क्या बिगड़ गया क्या? हाँ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि एक बार आप इसको रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब सीधा मैं काम की चीज बताता हूँ। एक शॉर्ट की डिफेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे। इस तरीके का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो मेरे पास ना पिछले साल एक भाई आता था, एक बहन आती, मतलब एक ही क्लासरूम में दोनों पढ़ते थे, भाई बहन दोनों पढ़ते थे, ठीक है, और वो काफी दूर से आते थे। इस तरीके से आप समझ लो। तो देखो m प्लस का मतलब ये क्या है, अपन मान लेते हैं m प्लस मतलब लड़के हैं और x माइनस मतलब लड़कियां हैं, ठीक है। और उनमें से ही एक जो m प्लस है वो भाई है, मान लेते हैं एक भाई होगा और x माइनस उनमें से एक बहन है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब वो जो भाई है ना बहुत ही बदमाश था, बहुत ही ज़्यादा। तो ना टीचर क्या होता था, हर दिन जैसे मैं यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ आपको, ये m प्लस है, ये x माइनस है, ये m प्लस है, x माइनस है। इस तरीके से बड़ा सिंपल सा आप स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो। x माइनस m के बाजू में x आएगा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इस तरीके से ना टीचर ने अरेंजमेंट करवाया था ताकि लोग मस्ती ना करें, ठीक है, एक दूसरे से बात ना करें। ये इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पे था, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे। ये इस तरीके से आप जोड़ दो सबको, ठीक है, इसको अपन जोड़ दिए, ये ऐसा ऐसा, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब होता है कि ये जो भाई है वो बहुत, ये मान लेते हैं ये क्या है, भाई, ठीक है, ये भाई, और ये मान लेते हैं उसकी बहन यहाँ पे बैठी है। लेट मी से अपन इसको दे देते हैं ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइडिया समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जो भाई है बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता था, टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, बहुत मस्ती करता था। तो क्या हुआ, एक दिन टीचर को गुस्सा आया और उन्होंने कहा इस भाई को, एक काम कर बेटा, तू उठ यहाँ पर से और निकल यहाँ पर से, ठीक है, क्लास से जा, ठीक है। तो ऐसा एग्जैक्टली होता था, ठीक है, मतलब मेरे पास क्लास में आते थे। अब वो लोग मस्ती नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल है। तो देखो ये जो भाई को उन्होंने बोला कि जा यहाँ पर से क्लास से चला जा, ठीक है। तो भाई के अंदर भी बहुत एटीट्यूड था, तो वो बोला कि ठीक है सर चला जाता हूँ। वो गया, दरवाजे के बाहर निकला, ठीक है, दरवाजे के बाहर निकला, और क्योंकि दोनों भाई बहन एक साथ आते थे और काफ़ी दूर से आते थे, एक ही एक्टिवा में आते थे। तो भाई वापस आता है क्लास के अंदर, बोलता है सर को, सर मेरे को अपनी बहन को भी ले जाना है, मैं दूर से आता हूँ, ठीक है, बार बार थोड़ी ना आऊँगा यहाँ पे। तो सर के पास अब मजबूरी है, अब सर ने जो भी एक बार बोल दिया वो चीज़ करके ही रहते हैं, एक बार उसको भगा दिए तो वापस क्लास में नहीं लाएंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर से अब क्या होगा, अब इस बहन को भी ज़बरदस्ती में, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे पढ़ रही थी, बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, लेकिन इसको यहाँ पर से उठ के जाना पड़ेगा क्या, हाँ, तो इसलिए कि उस दिन ये दोनों वहाँ पर से चले गए। तो आप समझ रहे हो, अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ भाई नहीं बोलना चाहिए, नंबर ऑफ लड़के और नंबर ऑफ लड़कियां, क्या वहाँ पे रेशियो बराबर था क्या, जाने के पहले और जाने के बाद? हाँ, क्योंकि एक एक एटम यहाँ पर से गया है, ठीक है, एक एक एटम यहाँ पर से चला गया, एक कैटायन साइड से, एक एनायन साइड से, तो यहाँ पे रेशियो अभी भी बराबर है। इस चीज़ को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये जो भी एटम अपनी जगह छोड़ता है ना, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एक होल, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एक होल। सर होल क्या होता है? होल का मतलब एक ऐसा साइट, ठीक है, असलियत में इंटरनली होल का मतलब कुछ और होता है, ठीक है, इसको आप बहुत डिटेल में सेमीकंडक्टर में पढ़ते हो, फिजिक्स में, लेकिन ठीक है, अभी के लिए आप इतना बस समझ लो कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ये होल क्रिएट हो गया, तो इस होल के कारण सर क्या होगा, इस होल के कारण ना किसी भी एटम की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, किसी भी कंपाउंड की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये होल क्या होता है, चार्ज कैरियर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ बना होगा और वही चीज़ें लिखी होंगी, एक बार रीड कर लेते हैं। एक काम करना है, इसको आप रीड करके देखना, आइडिया बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और यहाँ पे पॉइंट्स जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चलो रीड कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में वही लिखा होगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन लीविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ होल्स, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर मोर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड विथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे कंपाउंड में ही देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वे और साथ ही साथ वेयर साइज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, साइज लगभग कैटायन और एनायन का क्या होगा, इक्वल होगा, ऐसी ही जगह पे देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, खास करके ये वाला एग्जाम्पल जो कि दोनों में आपको दिखेगा, अगले वाले डिफेक्ट में भी दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये होल क्रिएट हो गया, ये होल क्रिएट हो गया, ये शॉर्ट के डिफेक्ट है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में अब आपको आइडिया ऐसे ही समझ में आ जाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में ये है कि इस बार ना फिर से अगले दिन वो भाई और बहन आए, ठीक है,
अब फिर से वो भाई फिर से वो मस्ती कर रहा है, अपने में लगा हुआ है, ठीक है, मोबाइल चला रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर से सर यही सोचे कि इसको भगा देता हूँ, लेकिन फिर से उनको ध्यान आया कि नहीं, उसकी बहन तो पढ़ने वाली है, उसका भी लॉस होता होगा रोज़ रोज़, ठीक है, तो अपन इसको भगाते नहीं। एक काम करते हैं, आज एक काम करते हैं, उस भाई को बोले कि एक काम कर, तू यहाँ पे आके ना यहाँ पे बैठ जा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट मतलब खाली जगह। यहाँ पर से आके बैठ गया, तो इस बार क्या हुआ, वो यहाँ पर से अपनी करेक्ट पोजीशन छोड़ दिया और यहाँ पे आके बैठ गया। क्या नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन में कोई फर्क होगा क्या, रेशियो क्या अलग होगा क्या, नहीं। इसीलिए ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है दोनों, ठीक है। कौन से, शॉर्ट की, और ये कौन सा है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। इस चीज को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, जहां पे कैटायन अपनी करेक्ट लेटिस साइट छोड़ के एक इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। इस बार इस बहन की भी पढ़ाई खराब नहीं हुई और ये भाई भी अब मस्ती नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अपने सर के सामने ही बैठा हुआ है, ठीक है। अब करेगा तो इसको सीधा पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे वही चीज लिखी है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन अ कैटायन लीव इट करेक्ट लेटिस साइट एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट। फ्रैंकल डिफेक्ट आर कॉमन इन, वहां पे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में होता था, यहाँ पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में होगा। और साथ ही साथ जहाँ पे कैटायन और एनायन के बीच में जो डिफरेंस साइज का वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगा। कई बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर कि दोनों डिफेक्ट किस में दिखता है, तो AgBr में दिखता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद फिर आते हैं, ये इसका डायग्राम बना हुआ है और ये यहाँ पर से अपनी जगह छोड़ देगा, तो ये क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। ये फ्रैंकल डिफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। ये मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होंगे। तो सर डिफेक्ट से होता क्या है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि सबसे पहला तो क्योंकि वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है तो गुड कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन शॉर्ट की टाइप डिफेक्ट डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों सर डेंसिटी क्यों कम होगी, क्योंकि आयंस जो है अपनी जगह छोड़ के बाहर चले जाते हैं, ठीक है, आयन जो अपनी जगह छोड़ के बाहर चले जाते हैं। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, वो तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही अपनी जगह चेंज कर लेता है बस, तो यहाँ पे नहीं पड़ेगा फर्क, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये फ्रैंकल है, ठीक है, ओके। द प्रेजेंस ऑफ आयंस कोई भी हम लोग का आयन अगर इंटरस्टिशियल साइट पे है इन फ्रैंकल डिफेक्ट इंक्रीजेस द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल। तो जब भी फ्रैंकल डिफेक्ट होता है तो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, परमिटिविटी के बारे में पढ़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आइडिया समझ में क्यों इंक्रीज होता है, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, बहुत शान। तो ये कुछ यहाँ पे अपने कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि अपने को पता होने चाहिए। उसके बाद बी देखते हैं, कैपिटल बी देखते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे रेशियो सेम नहीं होगा, ठीक है, डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद में रेशियो क्या हो जाने वाला, बदल जाने वाला है। इसको आप एक बार रीड कर लेना, कुछ भी खास नहीं लिखा हुआ है। अब आप खुद ही सोच के देखो रेशियो कैसे कैसे बदल सकता है। रेशियो भाई अलग अलग तरीके से बदल सकता है। एक है वहां पे एक मेटल बढ़ जाए, ठीक है, एक मेटल बढ़ जाए तो भी हम लोग का रेशियो खराब हो जाएगा। एक मेटल अब कैसे कैसे बढ़ सकता है, आप खुद ही सोच के देखो। मेटल अगर मैं बोल रहा हूँ M प्लस जो है वो ज्यादा हो गए, ठीक है, किससे, X माइनस से। कैसे कैसे हो सकता है काम, या तो ऐसा हो कि एक X माइनस कम हो जाए, बोलेंगे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 100 पहले ये थे, 100 ये, इस तरीके से दोनों 100 थे। अब डिफेक्ट होने के बाद आफ्टर डिफेक्ट ये एक कम हो जाए, ये एक कम हो गया, तो यहाँ पे एनायन कम हो गया, इसके कारण एक मेटल बढ़ गया, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन यहां पर से गायब हो गया, इसलिए यहां पे एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट आया। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है जहां पे एक्स्ट्रा बाहर से कोई मेटल आए, बाहर से कोई मेटल आए और ये 100 की जगह पे 101 हो जाए और ये 100 का 100 है, तो ये भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है क्या, हाँ। तो मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे हो कि दो तरीके के मेटल एक्सेस डिफेक्ट अपन देख सकते हैं, ठीक है, दो तरीके के मेटल एक्सेस डिफेक्ट अपने को देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ एक और हम लोग को मेटल यहाँ पे इस बार ये भी हो सकता है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिख जाए। मेटल डेफिशिएंसी कब होगा, जब एक मेटल कम हो जाएगा,
ठीक है, एक मेटल कम हो गया ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी मतलब एक मेटल अपना कम हो गया। एक एक करके अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं तो अपने को एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इसको एक बार रीड करते हैं, ये थ्योरेटिकल है पूरा, ठीक है। ओके, तो देखो अ कंपाउंड में है एक्सेस मेटल कब होगा उसके पास, फर्स्ट वाले केस में की बात क्या है, वहां पे एक एनायन कम हो जाए, ठीक है, एक नेगेटिव आयन अपनी जगह से एब्सेंट हो जाए फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइड लीविंग अ होल। अगर वो गायब हो रहा है तो वहां पे होल बन जाएगा और होल जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। देखो जब भी यहाँ पे एक होल बनता है तो असलियत में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है उस होल को, ताकि क्या रहे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे हमारा सिस्टम। आप आइडिया समझ पाए क्या बोला मैं? जब एक X माइनस अपनी जगह से, यहां पे छोटा सा बना के दिखा देता हूं, ये मेटल है, ये X माइनस है, ये एटम हम लोग का इस तरीके से बड़ा सा एटम होगा, ठीक है। अगर X माइनस अपनी जगह छोड़ के जाता है तो भाई यहाँ पे तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है बढ़ गया, और हमको क्या चाहिए कि हमारा जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये तो भैया अलग ही बिहेव करने लगेगा ना, अचानक से इसमें से चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तो अपन इसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो जब भी ऐसा होता है ना तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, इस जगह को भर देगा, जिससे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि होल को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं, जिसके कारण किसी कलर का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि किस चीज के कारण किसी कंपाउंड में कलर आता है तो उसका आंसर क्या है, एफ सेंटर है, ठीक है। और एफ सेंटर क्या होता है, जब एक्स माइनस, ठीक है, जब कोई एनायन अपनी जगह छोड़ के जाता है क्रिस्टल लैटिस से, तो उसको भरने के लिए, उसके चार्ज को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, और उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं, जिसके कारण अपने को कलर दिखता है। आप आइडिया फॉलो कर पाए क्या? बहुत बढ़िया, इसको एक बार रीड करके देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, द एक्सेस सोडियम इन NaCl मेक्स द क्रिस्टल अपीयर येलो। एक्स, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ज़्यादा सोडियम होते हैं हमारे NaCl में, इसीलिए वहाँ पे जो डिफेक्ट होता है वो कौन सा डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ठीक है। इसीलिए वहां पे वो येलो कलर का दिखता है। अब अलग अलग कलर दिख सकते हैं, ठीक है। अपने को एग्जांपल बस ध्यान में रहनी चाहिए। एक्सेस पोटेशियम KCl में, उसके कारण अपने को क्या दिखता है, पिंक दिखता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ एफ सेंटर ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ कलर। जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे उतना ज्यादा कलर होगा। सॉलिड कंटेनिंग एफ सेंटर आर पैरामैग्नेटिक। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी कंपाउंड अगर कलरफुल है तो वो जरूर पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एडिशनली आके बैठ गया है, ऑक्यूपाई कर रहा है होल को, तो उसके कारण क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत शानदार। उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। तो सीधा मैं आपको इसका आइडिया बताता हूँ। यहाँ पे एक बाहर से कैटायन आएगा, एक बाहर से कैटायन आया और यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। बाहर से कैटायन आने का मतलब अभी आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ये पहले वाले एग्जाम्पल का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी वाला डायग्राम बना हुआ है। इस तरीके से अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी नीट एग्जाम के लिए अपने को सिर्फ आइडिया पता होना चाहिए। फिर देखो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन का मतलब क्या है, सीधा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा मेटल आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा मेटल बाहर से आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ जाएगा। तो सर यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होगा। हाँ, यहाँ पे भी करना होगा। तो उसके लिए एक बाहर से इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, वो आके बैठ जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, ठीक है। बहुत शानदार। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पाओगे। यहाँ पे एफ सेंटर की फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप देख लेना, ठीक है। तो ये क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, ठीक है। बहुत शानदार। और इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ये एग्जांपल है ZnO में ये वाला डिफेक्ट देखने को मिलता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर देखो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। तो इसको एक बार मैं आपको समझाता हूँ। तो कैटायन वैकेंसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसा है, मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में हैव, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में ये वाला डिफेक्ट हो सकता है। कब होगा,
जब वहां पे एक मेटल आयन गायब हो, एक मेटल आयन मेरा गायब है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अपने को बनाना पड़ेगा क्या? देखो यहां पर से M+ जो है वो गायब है, तो इस बार क्या होता है, इस बार ये जो मेटल है ये मेटल होता है ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ये होता है ट्रांजिशन मेटल। सर ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? D ब्लॉक का कोई मेटल होगा। अब ट्रांजिशन मेटल की खासियत ये होती है कि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा के, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा और कोई भी आसपास का जो कैटायन है अपनी शक्तियों का यूज करके M2+ कर लेगा, जिससे एक प्लस यहां पर से गायब हुआ था तो एक प्लस ये यहां पर से बढ़ जाता है, तो यहां पे फिर से चार्ज बैलेंस हो जाता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड अपने को मिलता है, ठीक है। यहां पे ये आइडिया है, ठीक है। तो ये Cu2O में ये वाला डिफेक्ट अपने को मिलता है, मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे एक बार आप इसको रीड करना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। कुछ छूट तो नहीं रहा है नीचे में, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ छूट नहीं, ये एकदम सही है, ये हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बड़ा ही सिंपल है। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, एक बाहर से फिर से कोई एटम आएगा, बाहर से फिर से कोई एटम आएगा, जैसे यहाँ पे NaCl क्रिस्टल है, बाहर से हम लोग का Sr2+ आया, देखो ठीक है, बाहर से Sr2+ आया, बिल्कुल वैसा ही आइडिया है। यहां पर से एक Na+ यहां पर से गायब हो गया। अब Na+ क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, Na+ ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो बाहर से एक इंप्यूरिटी आएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा ज़्यादा होगा और ये इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, दीज डिफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन एटम बाहर से कहीं से आ जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन मोल्टन NaCl को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ क्रिस्टलाइज किया जाता है जब, तो वहाँ पे क्या होता है, Na+ अगर वहाँ पर से एक तो गायब हो गया है तो वहाँ पे क्या होगा, एक Sr2+। अब आप खुद ही सोच के देख लो, दो Na2+ इज इक्विवेलेंट टू एक Sr2+ होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। ईच Sr2+ रिप्लेसेस 2 Na+, द कैटायन वैकेंसीज दस आर प्रोड्यूस्ड आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ Sr2+ आयन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब NaCl और इसको आप रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे एक Na+ के लिए दो Na+ के लिए एक Sr2+ होगा, तो वहाँ पे अपने को इतना आइडिया समझ में आ रहा है कि तो वहाँ पे क्या होगा, मेटल का डेफिशिएंसी अपने को मिलेगा। मेटल का डेफिशिएंसी इसलिए मिलेगा क्योंकि 2 Na+ के बराबर एक Sr2+ है, तो अपने को वहाँ पे डेफिशिएंसी सिर्फ एक नहीं मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे, तो उसके कारण इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो अगला टॉपिक देखते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कोवैलेंट सॉलिड में दो टाइप्स के हो सकते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस थ्योरी को आप रीड करना, मैं यहाँ पे सीधा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये अपने 14th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, ये जो एलिमेंट है मेरे, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। तो देखो प्योर सेमीकंडक्टर, इसको जब हम डोप करते हैं किसके साथ, 15th ग्रुप के एलिमेंट के साथ, ठीक है। इसको जब हम डोप करते हैं 15th ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो क्या बनता है, अपने को N टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। 15th ग्रुप के एलिमेंट कौन होते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट को ले लो, जैसे लेटमी से, ये मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, ठीक है। इसको डोप किया जा रहा है किसके साथ, 15th ग्रुप के साथ। डोप करना मतलब दोनों को मिलाया जा रहा है। तो देखो सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, हाँ ये अपने को पता है। और ये जो ऐश्वर्या है ये 15th ग्रुप है, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 जो हैं इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, 4 जो हैं इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गया क्या, हाँ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जहां पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी बढ़ती है, उस सेमीकंडक्टर को अपन क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव एटम के कारण यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। आइडिया समझ में आए। अब उसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अपन प्योर सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर फिर से हमारा सिलिकॉन है, इस बार अपन 13th ग्रुप के एलिमेंट के साथ डोप करते हैं, ठीक है। 13 ग्रुप के एलिमेंट के साथ डोप करते हैं, तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और इंडियम के लास्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है।
इंडियम के लास्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप खुद ही सोच के देखो, तो लास्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप खुद ही सोच के देखो क्या 4 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग का बच जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा, बोलने का मतलब यहाँ पे एक डेफिशिएंसी होगी क्या, बॉन्ड पूरी तरीके से बन पाएंगे क्या। ये यहाँ पे मैं एक क्रिस्टल बनाया हूं, जैसे मान लो इंडियम मेरा बीच में होगा, इस तरफ प्योर सेमीकंडक्टर, लेट मी से इंडियम मेरा बीच में है और प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन यहाँ पे है, सिलिकॉन यहाँ पे भी है, सिलिकॉन यहाँ पे भी है, सिलिकॉन यहाँ पे भी है। इस तरीके से अगर मैं बनाया तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर ये इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं तो आप बताओ यहाँ पे इंडियम के लास्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। देखो ये यहाँ पे एक डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी को अपन क्या बोलेंगे, इस डेफिशिएंसी को अपन बोलेंगे होल। क्या बोलेंगे इसको, होल। ठीक है, इस डेफिशिएंसी को क्या बोलेंगे। असलियत में अगर आपको मैं बताऊं ना तो होल एग्जैक्टली ये नहीं होता है। होल ना अगर आप थोड़ा और डिटेल में कभी सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो होल असलियत में क्या होता है, ये यहाँ पे एक खाली जगह है, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह अपनी छोड़ता है और यहाँ पे आके बैठ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ा है उसको असलियत में होल बोला जाता है। लेकिन ठीक है, कई बुक में डायरेक्टली इसको होल लिख देता है, ठीक है, मतलब वही है। ठीक है, लेकिन असलियत में मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ के जाता है उसको अपन होल बोलते हैं। ये होल है मेरा। ठीक है, तो ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे क्या एक क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। उस होल के क्रिएशन से यहाँ पे कंडक्टिविटी आती है और होल बिल्कुल पॉजिटिव पार्टिकल के जैसा है, पॉजिटिवली पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है, इसीलिए अपन इसको पी टाइप या फिर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। उसके बाद अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, नीट एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें बताना है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ठीक है, भले उसका नाम एन टाइप है, नेगेटिव टाइप वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन तो भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद कॉजेज ऑफ कंडक्टेंस इन सॉलिड, तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखा हुआ है। ठीक है, बैंड थ्योरी लिखा हुआ है, इसको ना आपको एक बार सिर्फ रीड करना है, इसको आप रीड कर लो। मैं सीधे आपको ये वाला आइडिया बता देता हूँ, एक बार इसको आप रीड कर लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सीधा आपको आइडिया बता देता हूँ। बैंड थ्योरी ये बोलता है कि आपके पास ना हमेशा 2 बैंड होंगे, एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेजेंट होता है, और एक होता है कंडक्शन बैंड। ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर के केस में ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ना गैप बहुत ही लो रहता है और कभी कभी तो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। तो वहां पे इन दोनों के बीच का जो एनर्जी है वो नेग्लिजिबल होता है, 0 के बराबर होता है, आप इस तरीके समझ लो। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल गैप होता है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन है, ये बिना किसी एक्सटर्नल मदद के बड़े आराम से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँच गए तो वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होने का मतलब डांस करने लगते हैं, इधर उधर कूदने लगते हैं और अपने कंपाउंड में कंडक्टिविटी शो करने लगता है। इसलिए कंडक्टर हमेशा क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इधर उधर चल के कंडक्टिविटी करते हैं। वहीं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो लो टेम्परेचर में या फिर आप बोल सकते हो रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्ट नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़े ही आलसी होते हैं इसके वैलेंस बैंड के, ये नहीं कूद पाते यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, एनर्जी गैप ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन तो भी नहीं कूद पाते क्योंकि बहुत आलसी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हीट देते हैं और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हीट मिला ये यहाँ पर से कूद जाता है कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण कंडक्टिविटी शो करने लगता है हमारा कंपाउंड। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर के केस में तो इतना बड़ा गैप होता है कि कंडक्शन बैंड तक के इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए ये कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इनके बीच का बैंड एनर्जी गैप। ठीक है, या फिर इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, ये ईजी का मतलब वही है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सुपर कंडक्टिविटी बहुत ही कम पूछता है एग्जाम में, लेकिन ठीक है अपने को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, अपना हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन ऑल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, अगर इंक्रीज होता है मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन है तो वो कम भी होता रहेगा। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जहां पे जीरो हो जाए, और कब होता है जीरो, मैं आपको बता रहा हूं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब 0 केल्विन पे, वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब कोई मटेरियल जो है सुपर कंडक्टिविटी दिखाने लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है YBA2Cu3O7। इस एलिमेंट का ये जो कंपाउंड है इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 19K है। 19 केल्विन का मतलब क्या है, ये ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। 19 केल्विन में जैसे ही पहुंचता है तो ये सुपर कंडक्टर बन जाता है, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अपने को कुल मिला के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को जीरो करना है तो करंट बड़े आसाम से यहाँ पे फ्लो कर पाएगी, ठीक है। बहुत कम ही आता है एग्जाम में लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जल्दी से बात कर ले तो डायमैग्नेटिक जल्दी से बता दूं, ऐसे कंपाउंड जहां पे आप खुद ही सोच के देख लो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपने कई बार केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो फिजिक्स के टर्म में, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायमैग्नेटिक में क्या होगा, डायमैग्नेटिक में वीकली रिपेल्ड होंगे, ठीक है। वीकली रिपेल्ड का मतलब, अब मैं आपको इसको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ यहाँ पे डोमेन बना के, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आप फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में ऑलरेडी पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारे डोमेन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, इस तरीके से डोमेन्स बनते हैं, वो वीकली रिपेल्ड होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये क्या होगा, रिपल करेंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक केस में वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वीकली अट्रैक्ट करेगा। और एक और मैं भी आपको बताऊंगा फेरोमैग्नेटिक आई गेस नीचे ही लिखा होगा, फेरोमैग्नेटिक, तो ये क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। ये पहले पॉइंट तो अपने को क्लियर है। अगला पॉइंट लिखा है, एटम ऑफ दीज सब्सटेंस हैव ऑल पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन, पेयर अप होते हैं इलेक्ट्रॉन, भाई ये अपने को पता है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक में भी अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, बहुत शानदार, तभी तो कंडक्टिविटी शो करेगा ना, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर, मतलब कि क्योंकि पेयर होते हैं तो अगर ये पॉजिटिव मैग्नेटिक कैरेक्टर है तो दूसरा नेगेटिव मैग्नेटिक कैरेक्टर लाके यहाँ पे डाइपोल मोमेंट असलियत में जीरो कर देता है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे यही लिखा है कि कैंसिल कर देते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर और डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल अपने को थोड़े ध्यान रखने हैं इसके। उसके बाद पैरामैग्नेटिक केस में आप खुद ही सोच लो, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, कलर भी दिखेगा, और भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे जो कि आपने बहुत बार पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे अपने को टेम्पररी मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम्पल अपने को ध्यान रखना है, एग्जाम्पल आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक केस में द मेटल आयन ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन्स। वही मैं आपको बता रहा था, ये जो मेटल आयन है इसको एक जगह इस तरीके से अपन ग्रुप कर देते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और ईच डोमेन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट, हर एक डोमेन ऐसा एलिमेंट के अंदर ये एक टाइनी मैग्नेट के जैसे एक्ट करता है। तो ओवरऑल एलिमेंट जो है एक मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। कौन सा हमारा कंपाउंड कैसा वाला एलिमेंट, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो भी होता है वो हमेशा मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। उसके बाद फिर व्हेन सच सब्सटेंसेस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये डोमेन कुछ इस तरीके से, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी टेढ़ा कभी इस तरीके, ये डोमेन है, ये मैग्नेटिक डोमेन है। जब हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं तो फेरोमैग्नेटिक में सारे के सारे डोमेन अलाइन हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, जिसके कारण ही अपने को इतना शानदार मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखता है यहाँ पे, ठीक है। दीज ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, तो रिमूव करने के बाद भी ये अपना जो कैरेक्टर ये परसिस्ट करके रखते हैं। वहीं अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूँ तो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो कुछ देर के लिए फेरोमैग्नेटिक तो बन सकता है अगर हम लोग वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएं, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, वो टेम्पररी इफेक्ट दिखाएगा, ये हम लोग का हमेशा परमानेंट इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है।
उसके बाद फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो एंटी फेरो, जहां पे भी एंटी वर्ड का यूज आ गया इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल जो है, जो कि आप डोमेन बोल सकते हो, ये अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट आप बता सकते हो, जितने ऊपर एरो उतने नीचे एरो, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ, एक बार आप इसको रीड करना, एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां पे फिर से अपने को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइपोल मोमेंट तो नहीं मिलता, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, लेकिन टोटल 0 नहीं होता। ठीक है, 0 नहीं होगा। देखो ये ऊपर वाले ज़्यादा है, नीचे वाले कम है, 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक डाइपोल्स के बारे में या फिर डोमेन जिसको आप बोल सकते हो, इसके बारे में इसमें पूछता है, एक बार आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ और यहाँ पे थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजीज लिखे हैं। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करता है। ठीक है, किसके जैसे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसे, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो वो टेम्परेचर क्या है, 1033 है, किसके लिए, आयरन के लिए। एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इस टेम्परेचर पे ले जाओगे तो पैरामैग्नेटिक के जैसे बिहेव करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर 13-15 कंपाउंड का मतलब 13 और 15 वाले ग्रुप के एलिमेंट को मिला के जो कंपाउंड बनाओगे उसको क्या बोलते हैं, 13-15। वैसे ही 12-16 कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो कि ग्रुप 12 और ग्रुप 16 से मिलके बने होते हैं, उसको 12-16 बोलते हैं। ये उसके एग्जांपल लिखे हुए हैं, एक 12वें ग्रुप का होगा, एक 16वें ग्रुप का होगा। इस तरीके से अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत शानदार। उसके बाद फिर पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी अपने को पता होनी चाहिए, तो बड़ा ही सिंपल है। देखो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू Z अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सीधा आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे SCC के लिए मेरे को पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो SCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी मैं आपको बता रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एक एटम क्या होता है, स्फीयर होता है क्या, एक एटम इस तरीके से, ये मेरे हिसाब से आपको याद होगा, हर एक एटम क्या होता है, स्फीयर होता है। तो 4/3 πr³ फॉर्मूला इनटू नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं SCC में, आप बता सकते हो भाई, 1 होता है, अपने को पता है SCC में 1 होता है, डिवाइडेड बाय A³ यूनिट सेल का, यूनिट सेल मतलब कि एक क्यूब का वॉल्यूम, A³। और अपने को पता है SCC में R = क्या होता है, A/2 होता है। तो यहाँ पर से A की जगह पे 2R लिख सकता हूँ क्या, हाँ, तो 2R का क्यूब क्या हो जाएगा, 8R³ हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे π/6 × 100 आएगा, ये लगभग 52% आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप BCC का निकालोगे, FCC का निकालोगे, ये आएगा 68% और ये आएगा 74%। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 1D। तो 1D में क्लोज पैकिंग का मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, एटम्स जो हैं एक सीधी लाइन में इस तरीके से अरेंज होते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1D। बहुत ही बकवास है, कभी नहीं आएगा एग्जाम में। उसके बाद फिर देखो क्लोज पैकिंग इन 2D। तो 2D में अलग अलग टाइप की पैकिंग हो सकती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकती है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है। देखो यहाँ पे हेक्सागोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप के कंपाउंड दिखेंगे, पैटर्न आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना है। A देखो हर लेयर में सेम अपने को एक पैटर्न दिख रहा है, A यहाँ पे A फिर B फिर A फिर B, इस तरीके का पैटर्न दिखता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 ध्यान रखना है और ये इसका टाइप है। ठीक है, ये पैटर्न है, ये ध्यान रखना है। 3D का क्लोज पैकिंग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कितना होता है 12 होता है और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74% होती है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, लेकिन ठीक है आप बुक से उसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर CCP की बात करें तो CCP मतलब FCC के ही जैसा, यहाँ पे आपको पैटर्न ध्यान रखना है, ABC ये पैटर्न होता है, ये ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। और पैकिंग एफिशिएंसी अपने को पता है FCC की कितनी होती है 74% होती है। BCC की बात करूँ तो BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्ट अपन आ जाते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स पे। फिर से लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरस्टिशियल वॉइड। तो ये क्या है, ये अपने पास 2 इंटरस्टिशियल वॉइड होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब ये है कि एटम है, ये 2 एटम, इसके ऊपर में मैं एक एटम रखा हूँ, आप समझ रहे हो, ये इस तरीके से रखा हूँ मैं, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर में एटम रखा हूँ। तो क्या यहाँ पे एक इस तरीके का ट्राइंगल टाइप का आपको देखने को मिल रहा है क्या दोनों के बीच में, ये ऐसा अगर मैं बनाऊँ, ऐसा अगर मैं बनाता हूँ
तो ये आपको स्पेस दिख रही है क्या, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड अपने को मिलती है। अब वहीं इसी टाइप के दो अरेंजमेंट ले लो, इस तरीके से ऊपर भी लगा दो और नीचे भी लगा दो, तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो यहाँ पे ना ये ऊपर भी और नीचे भी, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड में ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ स्फीयर इन क्लोज पैकिंग। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल के केस में बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्फीयर इन क्लोज पैकिंग। क्वेश्चन से बताऊंगा, एक बार में चीजें क्लियर होंगी। देखो क्वेश्चन देखो, इन अ आयनिक सॉलिड एनायन बी आर इन क्लोज पैकिंग। ठीक है, एनायन बी क्लोज पैकिंग पे कैटायन ए आर एट प्रेजेंट एट 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज पैकिंग अपने को दिया है, अपने को पता नहीं कि कौन सा वाला क्लोज पैकिंग है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक्स हैं इसमें। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है सर, वही जो एचसीसी के केस में 1 होता है, ठीक है, बीसीसी के केस में 2 होता है, एफसीसी के केस में 4 होता है, वही है नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि बी जो है, एनायन बी जो है आर इन क्लोज पैकिंग, कैटायन ए जो है वो कहाँ पे 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50% ऑफ। अब ये बता सकते हो क्या, अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर x है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता सकते हो। भाई आपको अभी बताया उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ स्फीयर होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बता सकते हो, ये होगा 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एटम जो ए है प्रेजेंट एट 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 2x है। इसको सॉल्व करोगे 1/2 और ये 1/2 और 2 और ये 2 कैंसिल और ये 3/2x हो गया। ठीक है, और बी एटम जो है वो कहाँ पे आर इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग बोलने का मतलब जितने भी एटम है आपके क्लोज पैकिंग में वहां पे, तो टोटल x। तो a और b का अगर मैं रेशियो अगर देखूं ना तो 3/2x रेशियो x, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, x से डिवाइड कर दो, x भी गायब हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3:2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3:2। बोलने का मतलब ये क्या आ जाएगा A3B2, A3B2 हो जाएगा इस कंपाउंड जो कि अपने क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने n लिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपको पता नहीं है तो आप n ले लो, x लेना x ले लो, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको आप देख लेना। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे सेम क्वेश्चन वैसा है, सेम वैसा क्वेश्चन है। अब आपको ये अलग खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ये अलग खुद से। अब यहाँ पे डायरेक्टली CCP दे दिया है कि A फॉर्म CCP का मतलब FCC होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली A को 4 ले सकते हो। अगर मेरा नंबर ऑफ एटम मेरे पास 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता सकते हो कितने होंगे, भैया उतना ही होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड बता सकते हो कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि जो कैटायन है वो 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ठीक है, कैटायन 75% ऑफ क्या लोगे, 75% ऑफ क्या, कैटायन जो है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है, ये कितना है अपना 4, तो इसको सॉल्व करोगे ये आई गेस 3 टाइम, ये 4 टाइम, 4 और 4 कैंसिल, ये आ गया 3। ठीक है, कैटायन 3 हो गया। और एनायन जो है पूरा का पूरा CCP फॉर्म कर रहा है, एनायन CCP फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा 4 एनायन को मिल गया। तो कैटायन और एनायन का रेशियो क्या हो गया 3:4, तो C3A4 हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, कैटायन 3 एनायन 4। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे। ठीक है, अब ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है, ये वाला आप खुद से सॉल्व करना, आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये उसका आंसर लिखा हुआ है, ये उसका आंसर लिखा हुआ है, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। और उसके बाद फिर अपन एक लास्ट में ये डिस्कस कर लेते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको भी अपन देख लेते हैं। देखो निकल ऑक्साइड, ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन में लिखेगा, निकल ऑक्साइड में ना 0.98% निकल है और 1.00, ये इसका मतलब ये होता है कि 98% निकल है और 100% ये ऑक्सीजन है। ठीक है, 98% निकल 100% ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब निकल अपने को पता है Ni2+ के फॉर्म में होगा, Ni3+ के फॉर्म में होगा। आपको यहाँ पे बताना है कि Ni2+ कितना है और Ni3+ कितना है इसमें, और कुछ नहीं देगा आपको क्वेश्चन में। तो मान लो Ni2+ जो है वो x है, तो ये कितना होगा बता सकते हो, टोटल निकल 98 है, ऐसा आप बोल सकते हो, ये 98 निकल है, तो 98 माइनस x होगा। अगर ये x है तो ये बचा कुचा क्या होगा, Ni3+ होगा।
अब अपने को यूज़ करना है चार्ज बैलेंसिंग टेक्निक। चार्ज बैलेंसिंग, सर चार्ज बैलेंसिंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखो ये 2 इंटू एक्स करो, 3 इंटू ये करो, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ये इज इक्वल टू, राइट साइड का चार्ज कितना है, एक ऑक्सीजन में चार्ज होता है -2 और कितना है टोटल 100 है, तो 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा 200। ठीक है, आप आइडिया समझ पाए। निकल का चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीजन का चार्ज, तभी कंपाउंड न्यूट्रल होगा। ठीक है, इसको सॉल्व किए, x का वैल्यू आया। अब अपने को निकालना है x का वैल्यू 94 जो है कितने में से 98 में से वो क्या है Ni2+ है, ये परसेंट निकालो। अब बचा कुछ 4 जो है 98 में से वो क्या होगा Ni3+ होगा। मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे। ठीक है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन NaCl इज डोप्ड विद, अगर NaCl को डोप करें 10⁻³ SrCl2 के साथ, तो 10⁻³ का मतलब 10⁻⁵ हो जाएगा क्या। ठीक है, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, तो इतने NaCl को अपन डोप कर रहे हैं SrCl2 के साथ। अपने को बताना है कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, तो अपने को पता है एज NaCl इज डोप्ड विद इतना % ऑफ ये, तो 100 मोल ऑफ ये बोलेंगे, मतलब वही है 10⁻⁵ मोल है यहाँ पे। ठीक है, 10⁻⁵ मोल को अपन डोप करें, तो 10⁻⁵ मोल को अगर आप डोप कर रहे हो कितने के साथ, पूरे के पूरे एवोगैड्रो नंबर के साथ। क्यों, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होता है एवोगैड्रो नंबर होता है, और आप इतने मोल को डोप कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना और आंसर लाना है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पाए होगे। ठीक है, इस चैप्टर के लिए इतना ही है। इतना अगर आप देख लेते हो तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट नॉलेज है किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 9131704452। बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन तक के खोलने में बड़ा आलसीगिरी करते हैं और फिर कमेंट में लिख लिख के बोलते हैं कि सर PDF दे दो। कमेंट में कैसे दूंगा PDF, आप खुद ही सोच के देखो ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको PDF फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो नहीं करूँगा प्रोवाइड। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से आपको काफ़ी मदद मिली होगी इस चैप्टर से। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बिल्कुल इसी तरीके से एक और चैप्टर को फोड़ेंगे। थैंक यू।